दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें आप भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, शपथ ग्रहण, कार्यकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी रेखांकित करते चलेंगे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा और अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल हैं। आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये उपबंध किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में ये वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो ब्रिटिश साम्राट की जैसी है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। वो अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का जो निर्वाह है वो मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से करता है। मंत्रिपरिषद का परामर्श उस पर बाध्यकारी है। वो अधिकतम एक बार मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वो अपने विवेक का वास्तविक प्रयोग केवल कुछ मामलों में ही अपवाद स्वरूप करता है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति की स्थिति औपचारिक अधिक है, यानी ये औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान है। हालांकि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति औपचारिक है, लेकिन वह मात्र एक मूक दर्शक नहीं है। वो मंत्रिपरिषद के हाथ की कठपुतली भी नहीं है। संविधान में उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है और दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण उसका जनता में सम्मान और विश्वसनीयता बनी रहती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है? देखिए, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करता है। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, आप जानते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसके लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की जो है व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें विधानसभा के मनोनीत और जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ये महत्वपूर्ण उपबंध 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो किस तरह की है आपको जानना जरूरी है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या तरीका दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और इसमें मतदान गुप्त होता है। कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसके निर्वाचन के लिए कुछ क्वालिफिकेशन यानी अर्हताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए कुछ अर्हताएं निश्चित करता है, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने की योग्यता रखता हो, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के पास निर्वाचन के लिए नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए और उसके द्वारा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तब उस सदन में उसका स्थान पद ग्रहण की तिथि से रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 59 में ये व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व जो एक निश्चित प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसमें शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उसके शपथ का प्रारूप जो है अनुच्छेद 60 में ही दिया गया है और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसमें ये देखिए कि राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने, संविधान और विधि का अपने सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य के द्वारा परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने, भारत के लोगों के कल्याण तथा सेवा में स्वयं को समर्पित करने का ये शपथ राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण के समय लिया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में दी गई है और इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और ये जान लीजिए कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो अपने उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण कर लेने तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद का त्याग भी कर सकता है। त्यागपत्र उसका लिखित होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र अपने हस्ताक्षर सहित मुहर द्वारा अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है और उपराष्ट्रपति ऐसे त्यागपत्र को तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को संसूचित करता है। संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। अब आइए राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए जो निर्वाचन है वो किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्रपति के पद के लिए जो निर्वाचन है ऐसे हमने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है। एक विशेष प्रणाली द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इस निर्वाचक मंडल में राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य विधानमंडलों में उच्च सदन का निर्माण स्वयं विधानसभाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 62 में है। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन है वो उसके पद की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने अथवा अन्यथा से कारित आकस्मिक रिक्ति यानी कैजुअल वैकेंसी को ऐसी रिक्ति की तिथि से यथाशीघ्र भरा जाएगा और ये अवधि किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं होगी। तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, हटाए जाने के कारण उसकी रिक्ति को भरने के लिए 6 माह के भीतर निर्वाचन आवश्यक है और ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आकस्मिक रिक्ति पर निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते हैं उसको देखिए तो भारत का राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करने, संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता प्राप्त करने का हकदार होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति को प्रतिमाह 5 लाख रुपए वेतन के रूप में दिया जाता है और राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की परिलब्धियां यानी वेतन और भत्ते को उसकी पदावधि के दौरान जो है वो घटाया या कम नहीं किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है लेकिन इससे पूर्व भी वो त्यागपत्र दे सकता है
और संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति हो सकता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए 6 सितंबर 1957 को लोकसभा में एक गैर सरकारी बिल प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य संविधान में संशोधन करके ये व्यवस्था करना था कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं हो सकता। इस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ। अंत में विधि मंत्री ने अपने भाषण में ये सुझाव दिया कि इस संबंध में कोई वैधानिक प्रतिबंध लगाने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि ये प्रथा विकसित की जाए कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद को स्वीकार न करे, और अंत में ये विधेयक वापस ले लिया गया था। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद अनुच्छेद 71 के बारे में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं वो उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर दिए जाने पर भी उसके द्वारा ऐसी घोषणा से पूर्व किए गए जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, वो अविधिमान्य नहीं होंगे। निर्वाचक मंडल में रिक्त के आधार पर राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध किया गया है राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति पर महाभियोग या जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट जिसको महाभियोग कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को केवल संविधान के अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा, किंतु ऐसा आरोप तभी लगाया जा सकता है जब प्रस्तावित आरोप एक ऐसे संकल्प के रूप में हो जो राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया गया हो, जिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय प्रकट किया हो। उसके बाद उस संकल्प को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया गया हो। तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 56 में, आप याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 56 में ये कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने के अपराध में राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसकी सूचना 14 दिनों के पूर्व दिया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सदन स्वयं इसकी जांच करेगा अथवा किसी अन्य प्रकार से उसकी जांच कराएगा, और राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो स्वयं अथवा अपने किसी विधि परामर्शदाता द्वारा जो है इस प्रकार की जाने वाली जांच में अपनी प्रतिरक्षा करे, और यदि जांच के फलस्वरूप राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन का दोषी पाया जाए तो दूसरा सदन भी राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करेगा, और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर आइए देखते हैं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। इसका केवल एक ही आधार है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, वो है संविधान का अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आरंभ संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में किया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी चाहिए और देनी होगी। संकल्प पर हस्ताक्षर सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा इस संकल्प पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और संकल्प पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। आरोप की जांच फिर दूसरे सदन द्वारा की जाएगी, और आरोप साबित होने का जो प्रस्ताव है इसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन जब संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया गया हो तो दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा कराएगा, और राष्ट्रपति को इस अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होकर या अधिवक्ता द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
यदि अन्वेषण के बाद वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उस संकल्प को पारित करके ये घोषित कर देता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप साबित हो गया है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसको पारित किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से जो है हटा दिया जाएगा। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां यानी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कार्यपालिकीय शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी पावर टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस, न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर, महत्वपूर्ण है देखिए आपातकालीन शक्ति यानी इमरजेंसी पावर, डिप्लोमेटिक पावर यानी कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर, और एक महत्वपूर्ण वीटो पावर यानी निषेधाधिकार की शक्ति। ये राष्ट्रपति को जो है बहुत विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति देश का प्रधान प्रशासक है। राष्ट्रपति की कार्यकारिणी शक्तियों के अंतर्गत उन सभी विषयों के कार्यान्वयन का समावेश होता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। व्यवहारिक रूप से देश का प्रशासन मंत्रिमंडल द्वारा चलाया जाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। आप देखिए संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकीय शक्तियां हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं कि अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रपति देश के सभी उच्चस्थ अधिकारियों या जो ऑफिशियल्स हैं उनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के विशेष अधिकारी, अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के लिए आयोग और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति जो है आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्य के निर्वहन के प्रावधान करता है। अनुच्छेद 78 के तहत संघ के प्रशासनिक कार्यों और विधायी प्रस्तावों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। साथ ही वो किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विचार कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, परिषद के समक्ष रखने की अपेक्षा कर सकता है। वो केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी करता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। इसके अलावा राष्ट्रपति की कई प्रकार की विधायी शक्तियाँ भी हैं। विधायी शक्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के अधीन संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, लोकसभा को विघटित करने की शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन या एक साथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है अनुच्छेद 86 के तहत। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण करता है। लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण करता है। और देखिए, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है तब वो अधिनियम बनता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति अपने सुझाव के साथ उसे पुनर्विचारार्थ लौटा सकता है, और यदि विधेयक संसद में संशोधन रहित अथवा संशोधन सहित पुनः पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आता है तो उस पर वो अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 111 में की गई है। इसके अलावा नए राज्य अथवा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए कोई विधेयक
राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो ये राज्यपाल की कई प्रकार की विधायी शक्तियाँ थीं। एक और महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। कब? तो जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और राष्ट्रपति को ये समाधान हो गया हो कि ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और आप जान लीजिए कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति की आत्मनिष्ठ संतुष्टि पर निर्भर करता है कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता कब है, और किसी अध्यादेश को जारी करने का जो कारण है वो बताना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा। यदि संसद की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 6 सप्ताह पहले भी दोनों सदनों के अनुमोदन संकल्प द्वारा ये समाप्त हो जाएगा। दूसरे संकल्प के पारित होने पर यह समाप्त हो सकता है। और अध्यादेश में संसदीय अधिनियम की तरह बल और प्रभाव होता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिनी शक्ति की सह विस्तारी यानी को एक्सटेंसिव है, यानी यह उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, और ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता जिसका संसद विधायन करने के लिए सक्षम न हो, अन्यथा अध्यादेश शून्य होगा। यानी राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने के लिए संसद सक्षम हो। उन विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता जिस पर संसद कानून नहीं बना सकती हो। अब आइए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है। ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। एक देखिए, दंड को जो है अनुच्छेद 72 में दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति है, और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में आती है। इन शक्तियों के संबंध में ये उपबंध है कि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड अथवा दंडादेश के संबंध में, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विधि के उल्लंघन में दिए गए दंड अथवा दंडादेश के संबंध में, और मृत्यु दंड के संबंध में राष्ट्रपति की उपर्युक्त शक्तियां जिनको प्रभावित नहीं करेंगी उनको आप देख लीजिए। कोर्ट मार्शल या सैन्य न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की सैन्य अधिकारी की शक्ति, और मृत्यु दंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण के संबंध में राज्यपाल की शक्ति। यहाँ पर क्षमादान की शक्तियों में जो शब्दावली आई है उनके अर्थ जान लेते हैं। क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण का अर्थ क्या है? तो क्षमादान, पार्डन जो है ये केवल दंड को समाप्त ही नहीं बल्कि दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने अपराध ही नहीं किया हो, फलतः वह निर्दोष हो जाता है। यानी क्षमादान से व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष हो जाता है। प्रविलंबन, मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना, जबकि सिद्ध दोष व्यक्ति क्षमादान के लिए अथवा दंडादेश के लघुकरण के लिए राष्ट्रपति को आवेदन करता है, उस समय के लिए ये मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन किया जाता है। इसके अलावा विराम क्या है? आप देखिए, विराम जो है रेस्पाइट, विशेष आधारों पर हल्का दंड देकर राहत पहुंचाई जाती है, जैसे गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास के दंड में बदल देना। और परिहार, इसमें दंडादेश की प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है, जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाए। इसी तरह लघुकरण या कम्यूट क्या है? तो आप जान लीजिए कि ये अपेक्षाकृत बड़े दंड के स्थान पर किसी हल्के दंड का प्रतिस्थापन है, जैसे सश्रम कारावास को साधारण कारावास में बदलना। राष्ट्रपति की कुछ अन्य न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, जैसे वो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
वो विधि अथवा तथ्य के किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से उसकी राय मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए ही बाध्य है, लेकिन जो सलाहकारी शक्ति है उच्चतम न्यायालय की वो अनुच्छेद 143 में दी गई है। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करता है और ऐसे विनिश्चय के पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा। और भी महत्वपूर्ण शक्तियां देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं और संविधान 3 प्रकार के संकट की पूर्व कल्पना करता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपात। और इन तीनों प्रकार के संकटों की उद्घोषणा करने के लिए पृथक पृथक प्रावधान किए गए हैं और उनके अलग अलग प्रभाव भी होते हैं। जैसे अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकटमय हो जाने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप शासन का संचालन न हो पाने की स्थिति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है। और अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व भारत के वित्तीय साख के संकटमय होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अगला है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के सभी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिकी शक्तियों में कूटनीतिक शक्तियां शामिल हैं, इसलिए राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्त करता है, विदेशी राजदूतों और अन्य प्रतिनिधियों को स्वीकार करता है। विदेशों से सभी संधियां और करार राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अगला है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनानायक यानी सुप्रीम कमांडर होता है। उसे युद्ध घोषित करने, शांति स्थापित करने की शक्ति है। वो अपनी सैन्य शक्तियों का प्रयोग संसदीय विधि के अनुसार करता है। एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की जो वीटो पावर या वीटो शक्ति है उसको जानते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति हैं उसके द्वारा कोई संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही अधिनियम का रूप धारण करता है और जब राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को छोड़कर उस पर अपनी अनुमति नहीं देता, उसे अपने पास रोक लेता है, तो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति न देना या विधेयक को अपने स्वयं के पास रोक लेना ही वीटो या निषेधाधिकार कहलाता है। और वीटो का प्रयोजन ऐसे विधान को रोकना है जिस पर भली प्रकार से विचार न किया गया हो या जो असंवैधानिक हो। तो याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत परोक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी या पॉकेट वीटो। तो आत्यांतिक वीटो को समझना जरूरी है। इस वीटो की शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है। इस तरह से ये विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता और समाप्त हो जाता है। इस वीटो का प्रयोग 2 दशाओं में किया जाता है। एक तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में और दूसरा सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस विधेयक का उपयोग किया गया था। दोस्तों, निलंबनकारी वीटो दूसरा वीटो है और इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है। लेकिन यदि संसद पुनः इस विधेयक को संशोधन के साथ या संशोधन के बिना पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष सहमत के लिए पुनः भेजे तो राष्ट्रपति उस पर सहमत देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2006 में लाभ के पद से संबंधित विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाया गया था।
तीसरा वीटो जेबी या पॉकेट वीटो है। तो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सकारात्मक अथवा नकारात्मक कोई भी निर्णय न दिया जाए, उसे पुनर्विचार हेतु वापस न लौटाकर विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास लंबित रखने की शक्ति को पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इस वीटो यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित विधेयक हैं उन पर भी वीटो का अधिकार है। ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति या तो अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह इसे विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति सकारात्मक है। ये किसी विधेयक को संविधान सम्मत बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को प्राप्त एक विशिष्ट शक्ति है, जिसका प्रयोग समय समय पर जो राष्ट्रपति रहे हैं उनके द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार हैं, उन विशेषाधिकारों को जानना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वाह में किए गए कृत्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई दंडिक कार्रवाई न तो संस्थित की जाएगी न ही जारी रखी जाएगी। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसकी गिरफ्तारी या उसे कारावासित किए जाने के लिए कोई भी न्यायालय आदेशिका जारी नहीं कर सकता, ये भी विशेषाधिकार है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान या पद ग्रहण के पूर्व निजी हैसियत में उसके द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध कोई भी सिविल कार्रवाई उसे 2 माह की सूचना देने के बाद ही जो है शुरू किया जाएगा अथवा नहीं। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। आप देखिए कि कई प्रकार के संवैधानिक विवाद रहे हैं राष्ट्रपति की पद और शक्तियों के बारे में, लेकिन ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत में कार्यकारी जो है भारत में नाम मात्र के और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के प्रधान हैं। और इस जो राष्ट्रपति का पद है ये गौरवमय पद है, इसमें और प्रधानमंत्री के पद में कोई टकराव न हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। यद्यपि जब हमारे संविधान निर्माता या हमारे संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में कई तरह के विचार किए जा रहे थे। उसमें ये एक था कि कुछ सदस्य ये कह रहे थे कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो क्योंकि इसमें अस्थायित्व का गुण होता है। कुछ सदस्यों का ये विचार था कि इसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणालियों का गुण होना चाहिए, लेकिन संविधान निर्मात्री सभा के कई जो सदस्य थे वो संसदीय प्रणाली अपनाए जाने के समर्थन में थे और ये तर्क दिया कि इस शासन प्रणाली में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसमें सरकार उत्तरदायी होती है, कार्यकारिणी पर विधानमंडल का नियंत्रण रहता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण तीनों अंग एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में दूसरी विशेषता ये है कि इसमें अस्थायित्व का गुण भी होता है और इस शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है जिसका निर्माण विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि संसदीय शासन प्रणाली के अलावा भारत के लोग काफ़ी समय से ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत थे और ब्रिटिश शासन प्रणाली का जो अनुभव था हमारा उसके आधार पर भी ये परंपरा संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई थी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भारत के लिए सही नहीं बताया गया और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि इस प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध नहीं होता है, जिसके कारण लूट प्रथा विकसित होने का डर है जो एक नए लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है। तो भारत का जो नया संविधान था इस उद्देश्य को स्थापित करना था कि कोई द्वंद्व न रहे, शासन के सभी अंगों में सामंजस्य रहे और ब्रिटेन और अमेरिका में दोनों प्रकार के सरकारों के कार्यकरण के अनुभव के आधार पर भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय कार्यपालिका को अपनाना उचित समझा था, जिसमें राष्ट्रपति जो है
कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होते हुए भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए यहाँ पर संविधान में प्रावधान किया गया। अब आइए देख लेते हैं जो भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति वी गिरी, वाराह वेंकट गिरी, पाँचवें डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, छठे नीलम संजीव रेड्डी, सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, आठवें आर वेंकट रमन, नौवें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन, 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। उसके अलावा 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14वें रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल कंटिन्यू कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत का राष्ट्रपति, कार्य, पदावधि, शक्ति, अधिकार और जो राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार और विशेषाधिकार हैं उसके संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हमने राष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया, साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विशेष फोकस किया है जो आपके प्रारंभिक यानी प्री परीक्षा, अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।